गुजारिश है कि अपनी सीटें ले लें। मैं आपको यह कहने के लिए नहीं आया हूं कि मुझे नेता बनाओ। मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हैदराबाद की गली कूचों से निकलकर एक दीवाना आज इस तारीखी शहर में गाजियों की सरजमीन, शहीदों की सरजमीन में आपके दरमियान में खड़े होकर मैं अपनी बात को रख सकूं। मेरे भाई, मेरा मकसद एक ही है कि आपको अपना जायज मुकाम मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत हो चुका मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। हमने 60 साल से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दे देकर इनको मोटा किया, इनको कामयाब किया और इनको हमने मौका दिया कि हमारे जज्बात पर, हमारे ख्वाबों पर उन्होंने अपने सियासी महलों को तामीर किया। बताओ, कभी अपने गिरबान में झांक कर देखो। मैं तुमसे अपील कर रहा हूं नौजवानों, कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो। मैं हमारे बुजुर्गों से इल्तिजा कर रहा हूं कि मेरी इस बात को आप थोड़ी देर के लिए संजीदगी से गौर करिए कि आपने क्या हासिल किया। बताओ, तुम्हारी एक आजाद आवाज कहां पर है? कौन है तुम्हारा नुमाइंदा जो बेबाक तरीके से तुम्हारे मसाइल को हल कर सके? हिंदुस्तान का जब कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन आता, 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए। हर पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक ही बात कही जाती है कि हमको नुकसान पहुंचेगा। अरे मेरे कान पक चुके हैं। हमारे वतन अजीज में 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए। अरे आखिर ये कौन सी सियासत है कि इलेक्शन के वक्त मेरी जिंदगी और मौत की बात होती है और जब इलेक्शन खत्म हो जाता तो मैं रोज मरता हूं। कभी अखलाक के नाम पर मरता हूं, तो कभी पीलू खान के नाम पर मरता हूं, तो कभी जुनैद के नाम पर मरता हूं, तो कभी रमजान के नाम पर मरता हूं। आखिर हम कब तक मरते रहेंगे? अरे एक बार जिंदा होने की कौम का मिसाल दे दो, खड़े हो जाओ कि हम इनके बातों में आने वाले नहीं है। ना हम हिंदुस्तान में इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे इसलिए कि बाबा साहिब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान हमको इंसान के तौर पर देखता है। मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर अपील कर रहा हूं, तुमको वास्ता है उस गाजी शहीद सालार का, अगर तुम उसके वारिस हो तो खुदा की कसम तुम मोदी से नहीं डर सकते, तुम्हारे सच से नहीं डर सकते। तुम बुज़दिली और हिकमत के नाम पर तुम किसी कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते। तुम मजबूरी के नाम पर तुम समाजवादी पार्टी या बीएसपी का साथ नहीं दे सकते। आज तुम्हारे पास इतनी ताकत है, खुदा की कसम, कि अगर तुम एक हो जाओगे तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक इनकलाब बरपा होगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कि असदुद्दीन ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा मैं वो इनकलाब पैदा कर रहूंगा। मैं तुमको हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का नेता बनाकर भी जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इल्जाम तो हम पर बहुत लगते हैं कि ओवैसी आया है, वोट काटने के लिए आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कहां वोट काटने को आए हैं? 2014 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम अकलियत का उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार था इसका? बताओ बहरेज की आवाम, क्या तुमने 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट दिया था? फिर कैसे कामयाब हुई बीजेपी? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम ये बात अवाम के दरमियान में खड़े होकर रखते हैं तो हमारे मुखालिफिन को सच्ची बात पसंद नहीं आती। और यकीनन मैं मानता हूं इस बात को कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो हमारे बुजुर्गों ने जब संविधान बनाया, जिसमें बाबा साहिब अंबेडकर के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तमाम बड़े बड़े लोगों ने हिंदुस्तान का संविधान बनाया, तो उन्होंने ख्वाब देखा था। और ख्वाब ये देखा था कि हिंदुस्तान की जमहूरियत शराकतदारी की जमहूरियत होगी। हर तबके, हर जात, हर मजहब के लोगों की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होगी। सुनो बहरेज के गयूर अवाम,
हिंदुस्तान की लोकसभा में 540 के ऐवान में मुस्लिम अकलियत की नुमाइंदगी सिर्फ 23 रह गई है, सिर्फ 23 है। और तुम जानते हो मेरी इस बात को कि जब तक आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे, आपकी आवाज, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। आपके गांव, आपके शहर में कोई पानी के पीने के पानी का इंतजाम नहीं करेगा, बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं करेगा। हमारे मासूम बच्चे पैदा होकर बीमार हो जाते हैं, उनके लिए अस्पताल का इंतजाम नहीं होता। हमारे बस्तियों में एक मिसाल ये, कभी नहीं सुधरेगा ये। इसने हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं किसी से भी भेदभाव नहीं करूंगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, बैकवर्ड क्लास हो। मगर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने संविधान की जो कसम खाई उसको भूल गए और बार बार यही बोलते हैं, ये बाबर की औलाद को वोट मत दो, हमको अली नहीं चाहिए। सुनो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शायद तुमको इल्म नहीं है, मैं तुम्हारे इल्म में इजाफा कर रहा हूं। जो हिंदुस्तान का संविधान है, वो संविधान ये कहता है कि हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है, हिंदुस्तान का, भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत का मजहब इस्लाम नहीं है, भारत का मजहब हिंदुइज्म नहीं है, भारत का मजहब ईसाई नहीं है, भारत का मजहब बौद्ध नहीं है, भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत तमाम मजाहिब के मानने वालों को मानता है और अगर कोई नहीं मानता तो भारत उसको भी मानता है। यह हिंदुस्तान की हकीकत है। मगर आरएसएस, बीजेपी और यहां का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मुझे अली की जरूरत नहीं है। अरे मुख्यमंत्री, क्या तुम नहीं जानते कि अली ब्रादरान ने अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद की? क्या तुम भूल गए कि एक अली ब्रादरान को हिंदुस्तान की जमीन नसीब नहीं हुई? वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनका इंतकाल हो गया तो मस्जिद अक्सा के दामन में उनको अपनी खबर में जगह मिली। मगर ये तासुब किस बात का? आखिर इतनी नफरत क्यों है अली के नाम से? क्यों नफरत है? अरे तुम तो संविधान के ऊपर कसम खाए हो ना मुख्यमंत्री, तुम भूल गए उस कसम को? क्या तुम्हारी नजर में अली बराबर नहीं है? क्यों तुम इस तरह की बात करते? अरे ये मुल्क अली को भी मानने वाला है, ये मुल्क बजरंग बली को भी मानने वाला है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और ये कौन कह रहा है? ये भड़काऊ भाषण, ये भड़काऊ बैजान आपसे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, कोई रोक नहीं सकता मुझे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपको सोचना है। और ये मुख्यमंत्री क्या कहता है कि हम ठोक देंगे, हम ठोक देंगे। किसको ठोक देंगे आप? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास 16 केसेस गए एनकाउंटर के। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कह दिया कि 16 बच्चों पर पुलिस ने ज्यादती की, उनके आला ओहदेदारों के हुक्म पर उन्होंने गोलियां चलाई। अरे तुम मुख्यमंत्री हो, तुमको रियासत को चलाना है तो संविधान से चलाना है। और संविधान ये कहता है कि इंसान की जान हिंदुस्तान में उसका फंडामेंटल राइट है, कोई किसी की जान नहीं ले सकता। अगर क्रिमिनल है गिरफ्तार करो, कोर्ट में पेश करो। और जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं मैं फरका परस्त हूं, तो क्या यह बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 2017 और 18 एक साल के दरमियान में 160 मुस्लिम अकलियत नौजवानों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, एनएसए लगाया गया, एनएसए। 1 साल तक बेल नहीं होती। आप बताइए, 160, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 29 मार्च को एक मशहूर स्कॉलर है, आलिम है, जिसका नाम क्रिस्टोफर जेफरले है, उसने अपने मजमून में लिखा कि उत्तर प्रदेश में 160 मुस्लिम नौजवानों के ऊपर NSA लगा दिया गया। हम पूछना चाहते हैं, ये इंसाफ है आपका? बताओ आप कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुरैश बरादरी बेरोजगार हो गई, पूरे उत्तर प्रदेश में कुरैश बरादरी आज उनके घर में चिराग नहीं जलता, परेशान है, मगर आप अपना फैसला सुना चुके हैं। क्या वो इंसाफ पर मुबन्नी है? बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप आइए हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी के ऊपर आप सुनिए इनके कारनामे। हिंदुस्तान जो वोट दे दो, हमको चाय बेचने पर एतराज नहीं है, हरगिज नहीं है। आपने कहा कि चलो ये गरीबी से आया है, इसका साथ देंगे। चाय वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, मगर अब आकर कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूं, मेरा साथ दो। अब आकर कह रहे हैं, बीच में कहा कि मैं मां गंगा का बेटा हूं, बहुत अच्छा है, आपका अकीदा है। फिर बीच में कहा कि मैं फकीर हूं, मैंने कहा तुम नजर तो नहीं आते। अब कहा कि मैं चौकीदार हूं। अगर मैं कहूंगा तो पुलिस बोलेगी भड़काओ भाईजान ने फिर से भड़काओ बात कर दी। मैं नहीं कह सकता, आपको जो चाहे कहना कहो, आप दिल खोल के कहो, बहुत दिल खोल के बोलो, दबा के बोलो। तुम मत बोलो यार मेरे भाई, मैं नहीं कहा पुलिस वालों, मैं नहीं कहा तो बात, मैं नहीं कहा, मैंने कहा, मैंने नहीं कहा। रिकॉर्ड करो मीडिया वालों, मैंने नहीं कहा। ना ना ना, सुनिए 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 सुनिए, ये सुनो, हिंदुस्तान में 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए। आजादी के बाद एक 2 वजीर आजम को छोड़कर जितने भी चौकीदार बने, किसी ने साथ नहीं दिया गरीब और मजलूम अवाम का। मैं बता रहा हूं आपको कैसे। ये जो फैजाबाद से कांग्रेस का कैंडिडेट है, क्या नाम है? खत्री। आप जानते हो उसके बारे में क्या है? उसकी तारीख ये है कि वो 1984 में नौजवान तो जब पैदा भी नहीं हुए थे, 1984 में MP बना था, और उसने उस जमाने में 29 और 30 दिसंबर को प्रकाश उत्सव मनाया था। लोग परेशान हो गए। ये जो कैंडिडेट है कांग्रेस के फैजाबाद से, इनके वालिद मोहतरम उस वक्त कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थे। इन्होंने ही कोर्ट को लिख कर दिया था कि बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए जाएं। अब आप बताइए, मैं फिरका परस्त हूं, मैं फिरका परस्त हूं। हिंदुस्तान में मैं आपको कह रहा हूं कि सब सेक्युलर है और सिर्फ ओवैसी कम्युनल है। ये सब दूध के धुले हैं और ये समझते कि हमको तारीख नहीं मालूम। मेरे भाई, मैं आपसे जिक्र कर रहा था हिंदुस्तान के भारत के वजीर आजम उर्फ चौकीदार के बारे में। चौकीदार ने कहा था, भाइयों बहनों,
आजकल नहीं बोल रहे हो। बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे तो लोग पुकार कर बोलते थे उत्तर प्रदेश में आएंगे। अब आप चौकीदार की जबान से नहीं सुनते अच्छे दिन, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के किसी सभा में ये चौकीदार बोलेगा अच्छे दिन, तो जनता पुकार कर कहेगी चौकीदार हमारे बुरे दिन लौटा दे। इसने वादा किया था हिंदुस्तान के नौजवानों से। आज मैं नौजवानों के सरों के समंदर को यहां पर अपने सामने देख रहा हूं। नौजवानों, बुजुर्गों जो अपने औलाद के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। यही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। हमारे मुल्क में, भारत में 50% आबादी 25 साल के कम उम्र लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल है। बताओ नौजवानों, बताओ बुजुर्गों, जब 50% आबादी 25 साल की उम्र पर मुश्तमिल है तो इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या करेंगे ये बच्चे? क्या ये जिंदगी भर यही नारा लगाएंगे ओवैसी जिंदाबाद? क्या ये जिंदगी भर यही कहेंगे कि शेर आया? क्या इनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या इनका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होना चाहिए? सोचो उत्तर प्रदेश के नौजवानों, तुमको मुझसे नफरत होगी, नफरत करो। तुमको मेरे चेहरे की दाढ़ी से नफरत होगी, करो। तुमको मेरे नाम से नफरत होगी, करो। मगर मैं जो बात कह रहा हूं उस पर सोचो। जो तुमसे वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बताओ क्या नौकरी मिली आपको? मेरे भाई, आज नरेंद्र मोदी नौकरियों की बात नहीं करते। नोटबंदी जब हुई उस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे। मैं पुकार रहा था उत्तर प्रदेश में कि देखो, ये नोटबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को होगा, मजलूमों को होगा, कमजोरों को होगा, शेड्यूल कास्ट को होगा, मुस्लिम अकलियत को होगा, आदिवासियों को होगा, उन गरीब कारोबार करने वालों को होगा जो पैसे कैश के ऊपर कारोबार करते। तो यही मोदी के टीवी चैनल वालों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की कि ओवैसी ने इसको भड़काऊ भाषण देकर एक नया रंग दिया। आज बात मालूम हो गई कि मोदी के नोटबंदी की वजह से 1 लाख 2 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ नौकरियां चली गई। सिर्फ 6 महीने के अंदर 1 करोड़ नौकरियां चली गई। बताओ इसका हिसाब कौन लेगा? आज हिंदुस्तान के वजीर आजम इसकी बात नहीं करते। जीएसटी के नाम पर छोटे बड़े कारोबार बर्बाद हो चुके हैं, इसकी बात नहीं करते। मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम जो दोबारा वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर मोदी, इंशाअल्लाह ताला जब 23 मई को नतीजा आएगा तो तुम ये लिखोगे, अब मैं चौकीदार नहीं, अब मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर बन के बैठूंगा। ये एक्स प्राइम मिनिस्टर बनाना हर हिंदुस्तानी का अहम फरीजा है। अब मोदी की सभाओं में, मोदी के भाषण में नौकरी की बात नहीं होती। मोदी के भाषण में गरीबी खत्म करने की बात नहीं होती। मोदी के भाषण में नोटबंदी की बात नहीं होती। अब मोदी अपने तमाम नाकामियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए क्या कहते हैं? नेशनलिज्म मैंने घर में घुसकर मारा। बोलते ना हमने, मैंने घर में घुसकर मारा। अब तो कल एक टीवी, हिंदी के टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और टीवी के एंकर्स तो माशाअल्लाह ऐसा उनसे डरते हैं। मोदी से पूछा गया तो सवाल एक है, जवाब ये दे रहे हैं कि जब मैंने घुसकर आतंकवादियों को मारा, मैंने देखा कि आप घुसकर मारे, यानी आप कमांडो बन गए थे, आप एयरक्राफ्ट के पायलट बन गए थे,
आप बंदूक लेकर घुस गए थे, आपने गोलियां तोप चलाई, ये आप कहां से आ गया? हिंदुस्तान के वजीर आजम, इतना तो मत गिर जाओ कि जो हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी तुम अपने कंधों पर ले लोगे क्या? हमारे बहादुर एयरफोर्स के पायलट की कुर्बानी आप अपने कंधों पर ले लोगे? और यहां के मुख्यमंत्री ने कहा था ना, मोदी की सेना, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा उनको 72 घंटे उनको खामोश बैठना पड़ा। मुझे नहीं दी गई अब तक नोटिस, माशाअल्लाह, ना मुझे दी जाएगी, क्योंकि मैं लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। आप बताइए मेरे भाई, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, चौकीदार हैं और हिंदुस्तान के बहादुर पायलट और सेनाओं के कुर्बानियों का इकरार नहीं करते और कहते मैंने किया। आपने क्या किया हम बताते हैं आपको। आपने नौजवानों के ख्वाबों को तोड़ दिया। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, आप सोचिए कि बैठे हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम, एक मोहतरमा टीवी के एंकर बैठे हैं, वो बेचारे इतना मोदी से देखकर उनको मगलूब हो जाते हैं और कहते हैं मोदी जी मुझे पूछने दीजिए। मैंने समझा कि शायद नौकरियों का सवाल करेंगे, मैंने समझा कि शायद ये जो चीफ मिनिस्टर ने ठोकने की बात की उसकी बात करेंगे, मगर कहा कि नहीं, मुझे ये पूछना पड़ेगा कि आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बताइए। मैं मीडिया वालों से भी कह रहा हूं, भाई 23 मई के बाद आप लोगों का क्या होने वाला है? ये तो नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, याद रखना मेरी बात को आप। इंटरव्यू ये है क्या? अच्छा, हम जब टीवी चैनल पर जाते हैं तो पहला सवाल कि आप भड़काऊ भाषण क्यों देते? यानी इनको ऐसा हमको देखते ऐसा लगता है इनको कि मैं इनकी जान लेने आया हूं, कि बस अब ये आया है इस पर टूटते हैं। एक अकेला मैं टीवी पर बैठता हूं तो चार हमला करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई, आपका बेटा, आपका भड़काऊ भाईजान सब्र से बैठकर पूरे इत्मीनान और पूरे आराम के साथ मुस्कुराते हुए इनका जवाब जब देता हूं तो बोलते आप मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं कहता हूं आपकी जली क्या? हम मुस्कुराना भी नहीं, हमारी मुस्कुराहट पर तुम फिदा होते हमको मालूम, क्योंकि हमारे जैसा स्मार्ट और हैंडसम तो कोई है ही नहीं। जिसके चेहरे पे दाढ़ी वही तो स्मार्ट है। मगर हम पे हमला टीवी का, माने 1 मिनट नहीं गुजरता ऐसा दिखता है कि को मैं इनका जान का दुश्मन बैठा हूं, और जब मोदी से मिलते हैं ये क्या है यार? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का आप इंटरव्यू देखो, जब ये टीवी के एंकर उनको लगा कि इनकी तारीफ में अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे, तो मोदी ने कहा कि तुम लोग अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे, मैं एक्टर से इंटरव्यू लूंगा अपना। वो एक्टर को बुलाए और वो एक्टर भी क्या सवाल किया, वाह वाह वाह, आम खाते हैं? वो सवाल किया, मोदी जी आप आम खाते हैं? काट के खाते या चूस के खाते? क्या बात है, आम काट के खाते, चूस के खाते, तो कैसा खाते तू बता ना। आम खाते, पेड़ा खाते, गुलाब जामुन खाते, रसगुल्ला खाते, बड़े का खाते, छोटे का खाते, सबका खाते। मगर इन
इनसे पूछ रहे आप आम खाते काट के या चूस के? और हमारे प्रधानमंत्री इतना शर्मा रहे, हाय हाय हाय। यानी मैं तो इतना नहीं शर्माया था जब मैं अपनी शादी के बाद अपने ससुराल को गया था, इतना शर्मा रहा। अरे बाप, मैं बोला यार ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क की जमहूरियत को। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम का यही मामला। अच्छा, ये एक और इंटरव्यू में बात का इंकशाफ हुआ। मोदी ने कहा कि मैं ओबामा से तू कहकर बात करता हूं। तू और तू, ये कौन सा तू है? ये समझ में नहीं आया कि ओबामा मेरे को तू कहते हैं। और मोदी ने कहा, ओबामा ने मुझसे कहा कि मोदी जी आज सिर्फ 4.5 घंटे क्यों सोते हैं, ज्यादा सोइए ना। मेरा सवाल वजीर आजम से है, अगर आप 4.5 घंटे सोते हैं तो फिर पुलवामा में 50 किलो आरडीएक्स कैसा चला गया? अगर आप 4.5 घंटे सोते हैं तो सीआरपीएफ के हमारे बहादुर 50 सिपाही कैसे मारे गए? अगर तुम सिर्फ 4.5 घंटे सोते हो तो फिर तुमने नौजवानों को 2 करोड़ सालाना नौकरियां क्यों नहीं दी? अगर तुम सिर्फ 4.5 घंटे सोते हो तो फिर उत्तर प्रदेश में इतना खौफ का माहौल क्यों है? अगर तुम सिर्फ 4.5 घंटे सोते हो तो फिर तुम ट्रंप से क्यों डरते हो? ये ट्रंप से डरते हैं, ये खाली हमको देखकर बोलते मेरे पास 56 इंच का सीना है। मेरे भाई, ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने कह दिया मोदी को, मित्रों ईरान से तेल खरीदना बंद करो। तो मोदी ने कहा ओके बॉस, कबूल है। आपको मालूम कि जब हम ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे तो 2,500 करोड़ का नुकसान होने वाला हिंदुस्तान को, और 2,500 करोड़ का बोझ हिंदुस्तान की आवाम पर आयद करने वाले हैं चौकीदार। अगर इनमें दिल होता तो वो ट्रंप को बोलते नहीं ट्रंप, हम भारत का मामला अपने बलबूते पर तय करेंगे। अमेरिका बैठकर हमसे नहीं कह सकता कि हम कैसे मुल्क चलाएं। मगर मोदी को उस वक्त ट्रंप को कहने से डरते हैं। हिंदुस्तान के चौकीदार रहकर आप ट्रंप से डर गए। अगर आप वाकई में, अगर आपको हिंदुस्तान से टूट मोहब्बत होती, उसकी सॉवरेनिटी का लिहाज होता, तो आप ट्रंप से 2 अल्फाज में कहते कि नहीं हो सकता, मैं हिंदुस्तान के गरीबों पर 2,500 करोड़ का बोझ नहीं डाल सकता। मगर वहां पर हिंदुस्तान के गरीब याद नहीं आए, वहां पर एक अमेरिका का सुपर पावर इनको डर दिखा और डर गए ट्रंप से। मेरे भाई, ये इनके कारनामे हैं। और फिर हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते हैं कि मैंने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिया। अच्छा, अब आप देखो, ये लतीफा सुनो आप। अब हम बहरेज से चौकीदार से पूछ रहे हैं कि बीजेपी का त्रिपुरा का जो चीफ मिनिस्टर है, जो त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर है, उनकी बीवी, उनकी मिसिस, उनकी बेगम कोर्ट में केस डाल के बोल रही कि मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता है। प्राइम मिनिस्टर, अब बताओ, क्या तुम त्रिपुरा के तुम्हारे चीफ मिनिस्टर की बेगम साहिबा तुम्हारे चीफ मिनिस्टर के बारे में कोर्ट में अर्जी डाली कि मुझ पर जुल्म करते हैं, क्या आप दौड़े दौड़े जाएंगे उसके लिए? क्या आप उसके लिए कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। मगर वजीर आजम जब कहती है
कि मैं मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहता हूं। मैंने पहले भी इस बात को कहा और आज भी कह रहा हूं कि मिस्टर मोदी, अगर आपको मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाना है तो जब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, इकबाल बानो नाम की एक औरत जो 7 महीने की हामिला थी, आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपके रियासत में उस बहन को, उस खातून को, उसकी आंखों के सामने उसकी 16 महीने की बच्ची के सर को दीवार से मारकर उसको कत्ल कर दिया गया और 7 महीने की हामिला को उसकी आंखों के सामने उसके खानदान के 12 लोगों को शहीद किया गया। उसके बाद 10 लोगों ने मिलकर उस 7 महीने की हामिला की इज्जत लूटी। क्या ये बात झूठ कह रहा हूं मिस्टर मोदी? 2002 का वाकया और 2019 में 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको 50 लाख मिलने चाहिए। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद जब 50 लाख अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिए, क्योंकि उस औरत से नाइंसाफी हुई, हामिला है, इज्जत लूटी गई, हामिला है, उसकी बच्ची को मार दिया गया, उसके खानदान के 16 लोगों को कत्ल कर दिया गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाएगी। आज वजीर आजम चौकीदार कहते हैं, मुस्लिम महिलाओं से इनकी मोहब्बत की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या अखलाक की मां से इंसाफ होगा? क्या अखलाक की मां से इंसाफ होगा? चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की सभा होती है, जलसा होता है, और जैसा आज आप यहां पर बैठे पहली सफ में, जिन पर अखलाक को कत्ल करने का मुकदमा है, जिन पर 302 का केस है, जिसने कि इबादतगाह में जाकर ऐलान किया कि आओ आओ अखलाक के घर में गोश्त मारो उसको, वो लोग पहली सफ में बैठकर मोदी जिंदाबाद के नारे मार रहे थे। बताओ, ये इंसाफ है आपका कि अखलाक की मां को इंसाफ मिलेगा? मेरे भाई, बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आसाम में शौकत अली एक आदमी है, गरीब है, 60-65 साल का है, उसका कारोबार है गोश्त बेचना 35 साल से। उसको रोककर उस ज़ईफ को मारा गया और कि तू गोश्त बेचता है, और फिर उसके मुंह में सूअर को डालकर कहा जाता है तू खा। किसकी हुकूमत है मिस्टर मोदी आसाम में? किसकी सरकार है? आपकी सरकार है, और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाफिज जुनैद, वो 16 साल का नौजवान बच्चा जो तरावी की नमाज खत्म, कुरान करीम को खत्म कर चुका था, जो ईद की तैयारी में नए कपड़े लेकर जा रहा था, ट्रेन में उसको मार दिया गया। क्या उसकी मां को इंसाफ मिलेगा? बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, जब ट्रिपल तलाक के नाम पर आप बुलंद बांग दावे करते हैं, तो बताओ क्या जुनैद की मां को इंसाफ मिलेगा? क्या रकबर खान को इंसाफ मिलेगा? क्या पीलू खान को इंसाफ मिलेगा? मेरे भाई, दास्तान लंबी है, बहुत से वाकयात है। मैं दोबारा उसी जुमले पर जा रहा हूं कि जब आपकी एक आजाद आवाज होगी, जब आपके वोटों से आपका नुमाइंदा जीत कर आएगा, तभी तो कोई लड़ेगा ना। क्या तुम नहीं देखे? तुम्हारी आंखें नहीं देखी? क्या तुम्हारे कान नहीं सुने कि जब हिंदुस्तान की लोकसभा में ट्रिपल तलाक का कानून बनाया जा रहा था, जब शरीयत में मदाखलत हो रही थी, जब हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ कानून बनाया जा रहा था, कौन उठकर उस कानून की मुखालिफत किया? कौन उठकर कहा हिंदुस्तान के वजीर आजम की आंखों में आंखें डालकर कि तुम जो कानून बनाने जा रहे हो वो हमारी मुस्लिम खवातीन से नाइंसाफी का बाइस बनेगा?
वो संविधान के खिलाफ है। मेरे भाई, वो कोई नहीं था, वो आपका दीवाना असदुद्दीन ओवैसी था। मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अकेला पड़ गया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बीजेपी के लोग मुझ पर ताना मार रहे थे, मुझ पर कह रहे थे, ओवैसी तुम जो तरमीम पेश किए वो तुम उसमें शिकस्त खाओगे। कांग्रेस के लोग मुस्कुरा रहे थे। मैंने तरमीम सिर्फ इतनी पेश की कि जहां पर मुस्लिम खातून का नाम लिखा हुआ है तुम वो निकाल दो और सिर्फ लफ्ज खातून रहने दो, वुमेन रहने दो। मगर मेरे भाई, कोई साथ नहीं दिया, ना कांग्रेस ने साथ दिया, ना बीजेपी ने साथ दिया। मैंने अपनी तरमीम को पेश किया, 400 वोट खिलाफ गिरे और मैं अकेला अपने लिए वोट डाल दिया। मुझे यकीनन तकलीफ हुई, मगर मायूसी नहीं हुई। तकलीफ इसलिए हुई कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पंचायत में कोई एक भी नहीं था जो मेरी बात को समझ सके, कोई एक भी नहीं था जो मुझसे साथ दे सके कि देखो तुम हमारी शनाख्त को खत्म करना चाह रहे हो। अगर हम अच्छे या बुरे हैं, गुनाहगार हैं या तकवा है, परहेजगारी है, ये तो रब जानता है। मगर अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी जैसा गुनाहगार भी हूं, मगर मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी शनाख्त को मिटा दो, तुम मेरे कानून को खत्म कर दो। अरे जिसके नाम का सदका हम खाते हैं, जिससे पहचान अल्लाह ने हमको दुनिया में दी है, अगर तुम उस पहचान को खत्म कर दोगे तो फिर हम तो जिंदा लाश भी नहीं कहलाएंगे। मेरे भाई, वो ट्रिपल तलाक का कानून का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं बार बार तुमको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच्चाई बयान कर रहा हूं कि बहैसियत एक बेटे के मैंने अपने हाथों से अपने बाप को कब्रिस्तान में, कब्र में उतारा। मुझे उस दिन इतनी तकलीफ नहीं हुई जिस दिन हिंदुस्तान की पंचायत में इस तरह का कानून बनाया जा रहा था। और मगर मेरे हौसले बुलंद थे, आज भी है। मैं तकलीफ का इजहार इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपनों के दरमियान में हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर अपने दिल की तकलीफ को बयान कर रहा हूं और तुमसे भीख मांग रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। और जो लोग बोलते हैं ना कि एक एमपी ने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी कि 540 के ऐवान में एक दीवाना तो खड़ा हुआ जिसने इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को झिझोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी भी मोदी का साथ दी। दिसंबर 2017 में कांग्रेस पार्टी ने भी मोदी का साथ दिया। मुझ पर ताने मारते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी तरमीम कबूल नहीं होगी। तो मैंने कहा कबूल होगी। बोले कैसे होगी? मेरा तुम नहीं जानते, कबूल होगी। तो कहा कहां कबूल होगी? मैंने कहा रब के दरबार में कबूल होगी। यहां तुम मुझे हरा दो, मगर मरने के बाद सबसे पहले मुझ जैसे इंसान से पूछोगी कि बता तुझे दुनिया में इज्जत दी गई थी, तुझे बोलने का सलीका दिया गया था, तुझे दुनिया में पहचान दी गई थी, तूने उसका क्या इस्तेमाल किया? तो कम से कम मैं ये तो कह सकता हूं यार अब मेरे पास कुछ नहीं है, मगर जिस दिन यह कानून बन रहा था मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामी का तोप अपने गले में डालकर उस कानून के खिलाफ खड़ा हुआ। मेरे भाई, ये ताकत होती है जब आपके वोटों से आपका नुमाइंदा कामयाब होता है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में चौकीदार को घर में बिठाइए, चौकीदार को घर में बिठाइए और कुछ अच्छों को देखिए। वो जो लोग बोल के अभी 2 मिनट है ना, क्यों उठ रहे आप लोग? 1 मिनट है। ये हमारे मीडिया के लोग मेरे को पूछते, अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? अब आप इनका जवाब अब आप देंगे। भारत बड़ा है या मोदी बड़ा है? मोदी बड़ा है या भारत बड़ा है? लो मीडिया वालों, जवाब तुमको मिल गया। भारत बड़ा है और भारत बड़ा रहेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।